पूर्व राजा महाराजाओं के समय के प्रदेश भर में ऐसी संपत्तियां हैं जिनका सरकार कोई उपयोग नहीं कर रही। ऐसे में भजनलाल सरकार ने इन संपत्तियों के समुचित उपयोग या बेचान का निर्णय किया है। करीब 3000 नजोल संपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। कैबिनेट सब कमेटी ने भी ये फैसला लिया। ऐसे में अब अरसे से लंबित पड़े इस मसले की जल्द निपटारे की उम्मीद बंधी है। 496 संपत्तियां मौके पर खाली हैं। सरकार डीएलसी दरों से भी बेचे तो 6000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर समेत कई जिलों में ये संपत्तियां खाली हैं। इन नजूल संपत्तियों के बेचान के लिए कलेक्टर्स को अधिकार दिए गए हैं, यानी कि कलेक्टर 1 करोड़ तक कीमत की संपत्ति का अपने स्तर पर ही डिस्पोजल करा सकता है। नजूल संपत्तियों के निपटारे को लेकर बनी कमेटी में इस बारे में एक राय है कि जल्द से जल्द इनका निपटारा किया जाए ताकि सरकार को भी समुचित आय हो सके। इस कमेटी में मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, झावर सिंह खर्रा और संजय शर्मा मौजूद हैं। तीनों मंत्रियों का हमारा यही निर्णय है कि इसको निपटा देना चाहिए। बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसके बीच में जो वाजिब दरें जो भी हैं वो उसके ऊपर कर लें ताकि दोनों को सूट करे और हमारे पैसे भी आ जाएं और इसको वाइंड अप कर लें। हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति के तीनों सदस्यों का एक ही मत है कि राजस्थान सरकार की जो संपत्तियां हमने लीज पे दे रखी थी या किराए पे दे रखी थी उसमें राज्य का हित भी हो और उनका भी अहित नहीं हो। बीच का रास्ता निकालकर हम इस प्रकरणों का पटाक्षेप करना चाहते हैं। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां की जा रही हैं। इसके मद्देनजर हर दिन नवाचार किए जा रहे हैं। प्रत्येक जोन और मुख्यालय पर 8 स्थानों पर आरआरआर यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल केंद्र स्थापित किए गए हैं। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और आयुक्त रुक्मणी रियार ने आरआरआर केंद्रों पर घर से लाए हुए कपड़े, जूते, खिलौने सहित अनुपयोगी सामान जमा करवाया। साथ ही मौके पर ही जरूरतमंद लोगों को भी वितरित किया। कलेक्शन ड्राइव में मौके पर ही 20 लोगों ने अनुपयोगी सामान जमा करवाया। इसके साथ ही 5 लोगों ने उपयोगी सामान भी लिया। महापौर ने कहा कि आरआरआर केंद्र एक बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने जयपुर वासियों से निवेदन किया है कि आरआरआर केंद्र पर अनुपयोगी सामान जमा कर सामाजिक सरोकार से जुड़ सकते हैं। एक सर्किल जो चलता रहे लगातार, जैसे जिसके पास में अनुपयोगी है, ज़्यादा सामान है, वो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, उसकी नगर निगम की एक बहुत ही अच्छी पहल है। और हमारी कमिश्नर इसको देख रही है लगातार। हमारे नगर निगम के जितने जोन ऑफिस हैं उन सब में RRR सेंटर बन चुके हैं, या मुख्यालय के अंदर भी RRR सेंटर हैं, यानी 8 RRR सेंटर बने हुए हैं। इस पर मैं जयपुर वासियों से भी निवेदन करती हूँ कि आपके पास में जो भी आपके घर पर अनुपयोगी सामान है उसको आप यहाँ जमा कराएँ। आपके द्वारा दिया हुआ अनुपयोगी सामान किसी के जीवन में एक रोशनी लेकर आ सकती है। इसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल जो हमारा आइडिया है उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं और उसके तहत RRR सेंटर्स हमने हर जोन में बनाए हैं। मंशा यही है कि जो चीज़ें अनुपयोगी हैं घर पे, जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं पर किसी और के लिए उपयोगी हैं, उनको आप इन सेंटर्स पे लेके आएँ ताकि वो ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। इससे जो कचरा हमारा फैलता है वो भी कम होगा और ज़रूरतमंद लोगों को जो चीज़ें हैं वो पहुंच भी जाएगी। उपवन संरक्षक जयपुर चिड़ियाघर के क्षेत्राधिकार में आने वाले पार्क और कार्यालय में इन दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा। भारी बारिश में जालाना बद इंतजामी का शिकार हुआ है। मुआना में ठेकेदार काम ठप कर चुके हैं क्योंकि उनको 60 लाख से ज्यादा राशि का भुगतान नहीं मिला। सचिवालय के ठीक पीछे स्थित अशोक विहार के डियर पार्क और डक पॉन्ड के भी हाल यही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के उठाए गए इन तमाम मुद्दों को लेकर वन मंत्री संजय शर्मा काफी गंभीर नजर आए। यही कारण है कि पिछले दिनों उन्होंने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का औचक निरीक्षण किया और वन्य जीवों को दिए जा रहे मांस में गड़बड़ी को पकड़ा था। बुधवार को वन मंत्री डियर पार्क में चीतलों को दिए जा रहे भोजन पानी की खराब गुणवत्ता पर नाराज हो गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। हालांकि इन सभी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उपवन संरक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर की है, लेकिन उनका फोकस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पर ज्यादा है। ऐसे में झालाना, आमागढ़, मुहाना, सिल्वर पार्क, डियर पार्क, चिड़ियाघर सहित तमाम जगह बद इंतजामी के चलते वन और वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पूरे मामले में वन मंत्री संजय शर्मा क्या एक्शन लेते हैं। जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में 5 से 7 जुलाई तक ज्वेलर्स एसोसिएशन जयपुर की तरफ से ज्वेलरी शो का आयोजन होगा। बुधवार को जस 2024 के पोस्टर का विमोचन हुआ।
इसके उद्घाटन समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एसीपी जोशी, कोटा के पूर्व राजघराने के सदस्य और विधायक कल्पना देवी, कस्टम कमिश्नर सुग्रीव मीना शिरकत करेंगे। इस B2B शो में 161 बूथ पर रंगीन रत्न और 114 बूथ पर गहनों का खूबसूरत संसार सजेगा। यहां देश और विदेश के करीब 2500 ट्रेड बायर के आने की संभावना है। इस बार यहां 100 से ज्यादा प्रेसियस और सेमी प्रेसियस रत्नों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही कुंदन, मीना, पोल्की, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के शानदार डिजाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। कलर्ड जेमस्टोन इंडस्ट्री में रंगीन रत्नों के लिए जो पहचाना जाता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, उसका प्रमोशन करें। और जैस उसके लिए बहुत ही बड़ा माध्यम बन गया है। साथ ही JE अवार्ड, जिसके अंदर की कलर स्टोन ज्वेलरी को अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो इसका जितना प्रचार प्रसार हम कर सकें, ये हमारा प्रयास है। एसोसिएशन का यही ध्येय है। इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और जयपुर का नाम भी बढ़ेगा। इस बार शो हम जो करने जा रहे हैं वो पिछली बार से फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जीबिटर्स इट इज़ 40% मोर देन द लास्ट टाइम। और हमारे जितने भी प्रोमिनेंट ब्रांड्स फ्रॉम जयपुर है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जयपुर का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, तो हमारे जितने भी प्रोमिनेंट एग्जीबिटर्स हैं, ऑल मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, वो कहीं ना कहीं इस शो के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। बायर्स के ऊपर स्पेशली फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर इस शो में आए और हमारे जितने भी एग्जीबिटर हैं उनको बिजनेस मिले। तो ये हमारी इस तरह की प्लानिंग करी है। मैं आशा करता हूँ ओपनिंग सेरेमनी के दिन आप लोग सभी इन्वाइटेड हैं और इसी कड़ी में हम एक ज्वेलरी एमिनेंस अवार्ड भी करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को भी बुला रहे हैं। रिंगस में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को रखवाया गया रिंगस CSC की मोर्चरी में। खाटू श्याम जी से रिंगस की तरफ आ रही थी कार। खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर करणी माता मंदिर के नजदीक हादसा हो गया। हादसे की सूचना पर रिंगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस पूरे हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। जोधपुर के नांदड़ा खुर्द गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं बदमाशों ने 5 साल और 2 साल की दोनों नवासियों को पानी में फेंक दिया, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपेरेंटली प्राइमा फेसी हमें ये पता पड़ा है कि कुल्हाड़ी से वार करके मारा गया है। जो वृद्धा है श्रीमती भंवरी देवी और श्रीमती संतोष को कुल्हाड़ी से घायल किया गया है। दोनों बच्चे हैं, उनको जो पानी का हौद है यहाँ पे, उसमें डुबा करके मारा गया है। अभी मौके की कार्रवाई कंप्लीट की है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। FIR ले ली गई है। भीलवाड़ा UIT में करोड़ों के मुआवजा घोटाले को लेकर अजमेर ACB टीम को बड़ी सफलता मिली है। ACB की टीम ने UIT में फाइलें खंगाली और ACB ने मुआवजे से जुड़ी भूमि की कुछ रजिस्ट्रियां भी जब्त की, जिनकी जांच जारी है। ये सभी रजिस्ट्रियां तिलकनगर क्षेत्र की बताई जा रही है। इस दौरान UIT में सन्नाटा पसर गया। नगर विकास न्यास में जमीनों के मुआवजे के नाम पर बड़े घोटाले की चर्चा थी। इसकी शिकायत के बाद ACB की टीम एडिशनल SP भागचंद मीणा के नेतृत्व में दूसरी बार भीलवाड़ा पहुंची और दोपहर बाद से ही नगर विकास न्यास कार्यालय में मुआवजे की फाइलों को तलाश किया, लेकिन मुआवजे से जुड़ी कुछ फाइलें अभी तक नहीं मिली हैं और ACB की टीम घोटाले की परतें उधेड़ने में लगी है। राहुल गांधी की तरफ से संसद में हिंदुओं के हिंसा करने के मामले में दिए गए बयान के विरोध में बुधवार को बीजेपी विधि प्रकोष्ठ हाईकोर्ट इकाई की तरफ से हाईकोर्ट परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वकीलों ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। संसद में जो हिंदुओं के खिलाफ ऐतिहासिक टिप्पणी करी है और उनको हिंसक प्रवृत्ति का बताया, उसके विरोध स्वरूप राजस्थान हाईकोर्ट इकाई एडवोकेट ने आज उनका पुतला दहन किया है और उसके वक्तव्य की भर्त्सना करी है, कड़े शब्दों में भर्त्सना। गांधी द्वारा संसद में हिंदुओं के विरोध में एक अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जिनमें उनके द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताया गया, जिसके विरोध स्वरूप राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ताओं के द्वारा
एक पुतला दहन किया गया है। इस संबंध में और भी कई कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे उनका अधिक से अधिक विरोध किया जा सके और हिंदुओं को हिंसक बताने वाली बात का विरोध किया जाए। राजस्थान पुलिस के नवपदोन्नत डीजीपी गोविंद गुप्ता का करौली अग्रवाल समाज की तरफ से अभिनंदन किया गया। करौली विधायक दर्शन सिंह की मौजूदगी में अग्रवाल समाज जिला अध्यक्ष मूलचंद गुप्ता, करौली अध्यक्ष ब्रजलाल गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन अध्यक्ष मनोज गर्ग, पूर्व अध्यक्ष विशंबर दयाल ने माला साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। हिंडोन विधायक अनीता जाटव, बीजेपी नेता प्रोफेसर विक्रम सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने मदन मोहन जी और कैला देवी के चित्र भेंट किए। डीजीपी गोविंद गुप्ता ने सभी का आभार जताते हुए इसे कैला माता और मदन मोहन जी का आशीर्वाद बताया। गौरतलब है कि सीनियर आईपीएस गोविंद गुप्ता करौली शहर से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित पहले और एकमात्र आईपीएस है। राजस्थान में और केंद्र में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, बावजूद इसके कांग्रेस के अधिकांश जिलों में खुद के दफ्तर नहीं हैं। कांग्रेस के कई जिला दफ्तर किराए के भवन में चल रहे हैं। सिर्फ 7 जिलों में ही कांग्रेस के खुद के कार्यालय हैं। जयपुर में नए पीसीसी दफ्तर का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन भवन कब बनकर तैयार होगा इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन विडंबना देखिए, कांग्रेस पार्टी अधिकांश जिलों में खुद के कार्यालय तक नहीं बना पाई। संगठन के हिसाब से कांग्रेस के 40 जिला अध्यक्ष कार्यालय हैं, लेकिन सिर्फ 7 जिले ही ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के खुद के कार्यालय मौजूद हैं। इन जिलों में कांग्रेस के खुद के जिला कार्यालय सीकर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा और नागौर में कांग्रेस के हैं खुद के जिला कार्यालय। 33 जिलों में किराए के भवन में चल रहे हैं दफ्तर। जयपुर जिले में शहर और देहात के दोनों दफ्तर किराए पर चल रहे हैं। भवनों का किराया तक कांग्रेस पार्टी जमा नहीं करवा पा रही। जयपुर के दोनों दफ्तरों का करीब 7 लाख रुपए बकाया चल रहा है। हालांकि जब पवन बंसल कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, तब जिलों में खुद की संपत्ति खरीदने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन उनके हटने के बाद सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जयपुर में पीसीसी के नए कार्यालय के बनने का इंतजार भी लंबा हो गया है। शिलान्यास के 10 महीने के बाद भी भवन कब बनकर तैयार हो जाएगा, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। फंड के संकट के चलते भवन निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा। अब क्राउड फंडिंग के जरिए इसका निर्माण शुरू होने की कवायद चल रही है। खुद के जिला कार्यालय नहीं होने से कांग्रेस की बैठक होने और रणनीति बनाने जैसी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। कई भवनों में तो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बैठने के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। सत्ता में रहते हुए भाजपा ने जब राज्यों और जिलों में अपने आलीशान दफ्तर खड़े किए तो कांग्रेस ने उस पर कई सवाल उठाए, लेकिन वाजिब बात यह भी है कि कांग्रेस को आखिरकार ऐसा करने से किसने रोका था, क्योंकि उसने भी केंद्र और राजस्थान में लंबे समय तक शासन किया था। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में 6 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में किराए के भवनों में उनके दफ्तर चल रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान रोडवेज में बसों की कमी का संकट गहराता जा रहा है। मौजूदा समय में रोडवेज के पास सिर्फ 2600 बसें हैं। इनमें भी 1300 बसें ऐसी हैं जो दुर्गति का शिकार हो रही हैं। जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान रोडवेज की बसें किसी वक्त प्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में भरोसे का पर्याय थीं, लेकिन वर्तमान में रोडवेज की दुर्गति के कारण यात्रियों का भरोसा खत्म होता जा रहा है। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रोडवेज की बस सेवा काफी पहले ही दम तोड़ चुकी है। अब शहरी इलाकों में भी बसों की कमी का संकट तेजी से गहरा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि शाम को 7 बजे के बाद राजधानी जयपुर से कई प्रमुख शहरों और कस्बों के लिए बसें उपलब्ध नहीं हैं। इसका कारण है कि रोडवेज में बसों की संख्या तेजी से कम हो रही है। बसों की कमी का संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य में रोडवेज के पास महज 2600 बसें ही उपलब्ध हैं। इन 2600 बसों में भी 1300 बसें ऐसी हैं जो कंडम होने की समय सीमा पूरी करने के बाद भी संचालित हो रही हैं। आए दिन दर्जनों की संख्या में बसें ब्रेक डाउन हो रही हैं। सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। रोडवेज के पास करीब
करीब 800 अनुबंधित बसें भी हैं, लेकिन ये बसें इतने बड़े प्रदेश में ना के बराबर हैं। बसों की कमी के कारण लोगों को मजबूरन महंगे किराए पर डग्गे मार वाहनों में यात्रा करनी पड़ रही है। रोडवेज में बसों की कमी का फायदा निजी बस ऑपरेटर उठा रहे हैं, लोगों से मन मर्जी का किराया वसूल रहे हैं, जिस पर परिवहन विभाग का कोई नियंत्रण नहीं है। कहीं भारी ना पड़ जाए सफर। राजस्थान रोडवेज को हर समय 4500 बसों के बेड़े की जरूरत है, लेकिन रोडवेज के पास महज 2600 बसें ही उपलब्ध हैं। इनमें से 1300 बसें ऐसी हैं जो कंडम होने के नॉर्म्स पूरे कर चुकी हैं। बसों की कमी के कारण रोडवेज ने इन बसों को ऑफ रूट नहीं किया। इन बसों की हालत बहुत खराब है, कभी भी बस का ब्रेकडाउन हो जाए यह डर बना रहता है। 800 अनुबंधित बसें भी इस समय रोडवेज के पास हैं, लेकिन इन बसों पर रोडवेज का प्रभावी नियंत्रण नहीं है। 510 नई बसों की खरीद प्रक्रिया रोडवेज ने शुरू की है। सुपर एक्सप्रेस ब्लू लाइन श्रेणी की नई बसें खरीदी जा रही हैं। अक्टूबर महीने तक ये बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। रोडवेज में बसों की कमी की समस्या काफी पुरानी है। इसका स्थायी समाधान ढूंढने में अधिकारी विफल साबित रहे हैं। रोडवेज में नई बसों की निरंतर खरीद नहीं होने का एक बड़ा कारण आर्थिक संकट भी है। रोडवेज के पास अपने कर्मचारियों को हर महीने समय पर देने के लिए वेतन ही उपलब्ध नहीं हो पाता है। सरकार भी घाटे में डूबी रोडवेज की आर्थिक मदद करते करते थक चुकी है। हालांकि लंबे समय के बाद रोडवेज में नई बसों की खरीद होने जा रही है। रोडवेज प्रबंधन 510 बसों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर चुका है, लेकिन इतने बड़े प्रदेश में सिर्फ 510 बसें ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। राजस्थान रोडवेज किसी समय भरोसे का नाम था, जो अब एक धोखे का नाम बनकर रह गया है। धोखे का नाम इसलिए कि रोडवेज की बस में बैठने के बाद बस कब और कहां ब्रेकडाउन हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रोडवेज की अधिकतर बसों की हालत बहुत ख़राब है। हालांकि कुछ नई बसों की खरीद रोडवेज प्रबंधन कर रहा है, लेकिन उनकी संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कैमरामैन विनोद गोस्वामी के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। विश्व विरासत में शुमार आमेर में हाथी सवारी करना महंगा हो गया है। पुरातत्व विभाग ने हाथी सवारी के दरों में सीधे 1400 रुपए की वृद्धि कर दी है। इसके बाद अब 1 अक्टूबर से हाथी सवारी के लिए प्रत्येक पर्यटक को 1100 रुपए के बजाय 2500 रुपए देने होंगे। इस वृद्धि का महावतों ने स्वागत किया, लेकिन पर्यटन क्षेत्र से जुड़े ट्रैवलर्स, एजेंट और टूर ऑपरेटर को इस बात की आशंका है कि दोगुने से ज्यादा वृद्धि के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी आ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। आमेर की हाथी सवारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल वर्ल्ड हेरिटेज स्पोर्ट के तौर पर आमेर की दुनिया भर में पहचान है और यहाँ आने वाला पर्यटक हाथी पर बैठकर इसे देखना चाहता है, ताकि वो पूर्व रियासतों के राजा महाराजाओं की तरह शाही शान और शौकत का अनुभव कर सके। आमेर में यूं तो एक दशक पहले 134 हाथी हुआ करते थे, अब इनकी संख्या घटकर 76 रह गई। बावजूद इसके हाथी सवारी का आकर्षण कम नहीं हुआ। पिछले 14 साल से हाथी सवारी की दरों में वृद्धि नहीं की गई। लगातार महावत इस बात की मांग कर रही थी, महंगाई बढ़ी है तो दरों में वृद्धि की जाए। ऐसे में पिछले महीने पुरातत्व, पर्यटन और वन विभाग सहित हाथी सवारी से जुड़े स्टेक होल्डर्स की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें नई दरों को लेकर सहमति बनी। हालांकि दरें एकदम 1100 से बढ़कर सीधे 2500 कर दी गई। इसका हाथी महावतों ने स्वागत किया, लेकिन ट्रैवल ट्रेड से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि दोगुनी से ज्यादा वृद्धि से हाथी सवारी करने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी हो सकती है। खासकर भारतीय पर्यटक शायद ही इसका लुत्फ उठा सके। इससे पुरातत्व विभाग का राजस्व भी कम होगा और आमेर के प्रति पर्यटकों के आकर्षण में कमी आ सकती है। हालांकि हाथी महावत 1 अक्टूबर से लागू हो रही नई दरों को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। काफी खुशी है ये नई दरें लागू हुई, क्योंकि आज के समय में हाथी का खिलाने का चारा भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया। पहले की अपेक्षा के अंदर चारा भी महंगा है, सारी चीजें महंगी है। और हमारी काफी दिनों से, काफी समय से मांग थी कि हाथी की सवारी की दर बढ़ी जाए। अब जो हाथी की सवारी की दर बढ़ी है तो हाथी मालिकों में काफी उत्साह है। अभी 2500 रुपये में से 2100 रुपये मालिक को मिलेंगे और 180 रुपये ट्रेवल एजेंसी है उनका कमीशन है, और बाकी जो है आर्कियोलॉजी में और हाथी गांव विकास समिति में इसमें कटेंगे।
पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धीरेन्द्र का कहना है कि 14 वर्षों से दरों में वृद्धि नहीं की गई। ऐसे में महावतों की मांग और महंगाई को देखते हुए ये वृद्धि की गई। नई दरों के आदेश के बाद 1 अक्टूबर से प्रति व्यक्ति हाथी सवारी के लिए पर्यटकों को 2500 रुपए देने होंगे। इनमें से करीब 400 रुपए विभिन्न शुल्क काटकर हाथी मालिक को 2100 रुपए मिलेंगे। इसके अतिरिक्त 5 साल बाद हाथी सवारी की दरों में की गई वृद्धि की समीक्षा की जाए। जो हाथी सवारी की जो राशि है वो 14 साल से नहीं बढ़ाई गई है। तो 14 साल के अंदर भाई महंगाई आई है और महंगाई से सभी जो है वर्ग पीड़ित रहते हैं और उनको कोई ना कोई बेनिफिट सरकार द्वारा या प्राइवेट कंपनी द्वारा दिया जाता है, जैसे कि इंक्रीमेंट। अब लंबी अवधि के अंदर 1100 रुपये के अंदर ही ये लोग हाथी सवारी करते रहे, चारे की भी प्राइस बढ़ गई है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बार इनकी 1100 से बढ़ाकर राशि 2500 कर दी गई है। हाथी सवारी आमेर आने वाले पर्यटकों का मुख्य आकर्षण रही। हालांकि 14 वर्ष से हाथी सवारी की दरें नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब जब दरें बढ़ा दी गई तो एकदम 1100 से 2500 करना पर्यटकों को कितना रास आएगा, ये कहना तो अभी संभव नहीं। लेकिन भारतीय पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए दरों में तार्किक वृद्धि की जाए तो ज्यादा बेहतर होता। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।